जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टूडेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य हिंदी का वैकल्पिक प्रश्न, जो कि बिहार बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, एग्ज़ाम जो है नज़दीक क्या बहुत ही पास है, तो आप इसका रिवीजन करके अवश्य जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी चतुर्दश, ऑप्शन सी चतुर्थी, और माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो गया है गलती से, डी के जगह पे 14। कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो चलिए यहाँ पे उत्तर बताते हैं आपको। ऑप्शन यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो 14। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्दों को चुनें। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुनें। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? हंसी, कपूर, आम या ओज? कौन सा है इसमें से तत्सम शब्द? दोस्तों जल्दी से बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ओज। ठीक है, ओज जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, कोई भी आंसर दे सकता है इसका। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, व्यंजन, स्वर, वर्ण या शब्द, कौन सी है? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे भी नए हैं तो आप हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जल्द से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, दारा का अर्थ क्या है? दारा का अर्थ क्या है? ठीक है, तो चलिए दारा का अर्थ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी पुत्री। बताइए दोस्तों दारा का अर्थ क्या होता है? चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। दारा का अर्थ होता है पत्नी। क्या होता है दारा का अर्थ? पत्नी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नंबर 5 पे कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है? ऑप्शन ए है ग घ, ऑप्शन बी है ड या ढ, ऑप्शन सी है ज या झ, और ऑप्शन डी है प या फ। दोस्तों कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन सा है? दोस्तों जल्दी से। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बताते हैं। इसमें से आपका जो मूर्धन्य व्यंजन है वो है ऑप्शन बी ड और ढ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनमें से महाप्राण ध्वनि को चुनें। इनमें से कौन सा ध्वनि जो है महाप्राण है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ब। कौन सा ध्वनि इसमें से महाप्राण है? दोस्तों जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा ध्वनि जो है महाप्राण है? चलिए दोस्तों, इसमें से आपका बताते हैं ऑप्शन डी होगा महाप्राण ध्वनि। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह। आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा चिन्ह लगेगा? ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन सी वाला या ऑप्शन डी वाला? दोस्तों जल्दी से बताइएगा। आहा, आदमी जब भी कोई चीज़ देखता है, जैसे मान लो पेड़ पे पका हुआ आम देख लिया, आहा क्या पका हुआ आम है, या कोई सुंदर फूल देख लिया, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए कौन सा यहाँ पे मतलब आश्चर्यजनक चिन्ह होता है एक? ठीक है, मैं तो इशारा कर दिया हूँ दोस्तों, आप आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा इसका सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। कौन सा अल्प विराम है? जैसे हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो अगर थोड़ा सा रुकना होता है तो हम वहाँ पे अल्प विराम लगाते हैं, और पूरा रुकना होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा होगा? आप बताइए जल्दी से। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। हम लोग जब भी किताबें पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो उसमें ये सब भी चीज़ें जो है सामान्य दिखता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए जो है कमा, ये अल्प विराम चिन्ह लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे आगे, क्वेश्चन नंबर जो है 9, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों, ये प्रश्न नहीं खिलौना है, और ऐसे ही एकदम बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हलवा की तरह प्रश्न आने वाला है, देखना दोस्तों। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी जो है व्यास, ऑप्शन सी जो है सार, और ऑप्शन डी जो है टिप्पणी। कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से उत्तर बताइए, एकदम सामने दिख रहा है दोस्तों। मज़ा आया ना? चलिए, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे संक्षेप। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। ऐसा समास जिसमें दोनों पद जो है उसको छोड़ दिया जाता है और कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास है? इसमें समास का नाम बताना है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है? कौन सा समास है? बहुब्रीहि दोस्तों, यहाँ पे बहुब्रीहि होगा, ठीक है। इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए कह रहा है दशानन, ठीक है, जिसके 10 है आनन, यानी कि आनन का मतलब होता है सिर, तो जिसके 10 है आनन यानी कि 10 है सिर, ठीक है। तो दोस्तों अर्थात रावण, क्या होगा दोस्तों? अर्थात रावण, रावण रावण हूँ मैं, ठीक है, रावण, यानी कि तीसरे पद की तरफ इंगित किया यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे तीसरे पद की तरफ, जैसे मान लीजिए 10 और जिसके यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 10 और जिसके है आनन, 10 है आनन यानी कि 10 है सिर, ठीक है दोस्तों, यानी कि रावण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में दोस्तों क्या समानता है? ऑप्शन ए दोनों में विच्छेद होता है, ऑप्शन बी दोनों में विग्रह होता है, ऑप्शन सी जो है दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं, या दोनों में शब्द विकार होता है। दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा आपका दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी कौन सा समास है? ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी द्विगु समास। कौन सा समास होगा भाई? देखिए लोटा डोरी, बीच में यहाँ पे डैश लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे बीच में डैश लगा हुआ है, इसका मतलब और। द्वंद्व का पहचान ही होता है और या तथा, ठीक है। और डैश क्यों लगता है? जब इसमें और लगा रहता है, ठीक है। तो लोटा और डोरी यानी कि द्वंद्व समास, यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? द्वंद्व समास, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 14 की तरफ। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। हथकड़ी यानी कि हाथ की कड़ी, का कर्म को होता है ना, तत्पुरुष होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तत्पुरुष, हाथ की कड़ी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगला जो 15वां क्वेश्चन है वो है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है दोस्तों, निकालिए। घुमक्कड़ दोस्तों, घुमक्कड़, आकड़, कड़ और डलिया ड होगा, ठीक है। अक्कड़ कौन सा होगा इसमें दोस्तों? आप बताइए। बहुत ईजी है, मैंने बता दिया, आपको इशारा दे दिया है। घुमक्कड़, पीछे से शब्द के पीछे से कुछ निकाल लीजिए। चलिए, घुमक्कड़ में पीछे क्या लगा है? यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, तो अक्कड़, ठीक है। क्या? अक्कड़, यानी कि घुम प्लस अक्कड़ बराबर घुमक्कड़, इसलिए आपका सही जवाब जो होगा डी होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है दोस्तों। 16वां नंबर का जो है प्रश्न है वो, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? दोस्तों रस के ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? करुण रस के, वीर रस के, श्रृंगार रस के, या भक्ति रस के? कौन से रस के हैं? तो देखिए कवि बिहारी लाल जो है श्रृंगार रस के कवि हैं। किस रस के? श्रृंगार, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहे के पहले चरण यानी कि दोहा का जो पहला लाइन होता है, दूसरा चरण यानी कि दूसरा लाइन होता है। तो दोहे के पहले चरण और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? आप जवाब दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं देते आप लोग?
चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा 13। ठीक है, आप बस हमसे ही जवाब लेते रहते हो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है? यहाँ पे ऑप्शन है दीर्घस्वर संधि, गुणस्वर संधि या यणस्वर संधि या अयाधि संधि। कौन सा होगा पवन में? दोस्तों यहाँ पे डी होगा, अयाधि संधि। प्रश्न नंबर 19 में आच्छादन का संधि विच्छेद क्या है? आ प्लस छादन, आछ प्लस आदन, आछ प्लस आदन, अच्छा प्लस आदान। कौन सा होगा? जल्दी से। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ प्लस छादन होगा। क्या होगा? आ प्लस छादन। दोस्तों यहाँ पे सरह प्लस ज का संधि रूप क्या है? सरह प्लस ज, सरज, सरोज, सरोद या सरस। क्या होगा दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे सही जवाब होगा सरोज। सही जवाब क्या होगा? सरोज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद ऑप्शन ए नम प्लस अस्ते, ऑप्शन बी नम प्लस अस्ते, नमः प्लस ते या नमस् प्लस ते। कौन सा होगा दोस्तों? दोस्तों नमः प्लस ते होगा। यहाँ पे क्या होगा? नमः प्लस ते। 22 नंबर का जो सवाल है वह कौन सा समास संख्यावाची है? ठीक है, संख्यावाचक किस समास में संख्यावाचक होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। कौन सा होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों यहाँ पे द्विगु। इसमें हमेशा आपको ऐसे ही मिलते रहते हैं, जैसे कुछ उदाहरण देते हैं हम द्विगु के यहाँ पे, जैसे नवरात्र। ठीक है, इसके आगे क्या है? नौ लगा हुआ है। ठीक है, नवरात्र। या आपको मिलेगा पंचमुखी। ठीक है, पंचमुखी, पंचमुखी यानी कि आगे पंच लगा हुआ है। आपको मिलेगा यहाँ पे त्रिलोक, इसके आगे क्या लगा है? त्रि लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए शब्द आगे वाले क्या थे? सब संख्यावाचक थे। ठीक है, क्या थे? संख्यावाचक। नंबर 23 की बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद जो होता है विशेषण होता है? चलिए, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। चलिए, पीताम्बर किसका उदाहरण है? जल्दी से बता दीजिए, मैंने इशारा कर दिया आपको। पीताम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय होगा। इसका जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है। 24वां जो नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्दों का चयन कीजिए। कौन सा होगा कानन का पर्यायवाची? पुष्प, वन, मधुकर या भृत्य। कौन सा हो सकता है दोस्त? जल्दी से बता दो आप लोग मुझे, कमेंट में फटाफट कमेंट कीजिए। नहीं, मैं ही बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी वन। ऑप्शन बी क्या होगा? वन। मैं ही जाऊँगा आप लोग के एग्ज़ाम में लिखने के लिए। दोस्तों आप भी कुछ कमेंट वगैरह किया कीजिए, मन लगता है, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 25वां नंबर का जो सवाल है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों यहाँ पे बताइए चौपाई में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों बिल्कुल ईजी है, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? 16। तो दोस्तों आज का ये था सामान्य हिंदी जो है, इसका रिवीजन क्लास था। आप लोग इसका रिवीजन करके अवश्य जाएं, आपको इसमें से प्रश्न देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों जो घंटा वाला बटन होता है ना, उसे एकदम बजा दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अपने दोस्तों में क्या करना दोस्तों? शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, हैंड राइटिंग इस पर अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी वो पेन टाइप नहीं है। ठीक है, जिससे लिखा जाता है दोस्तों, वो आ जाएगा, हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।